आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग रोज डिस्कशन करते हैं, जो कि यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी यूपीएससी स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के विषय में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है अल्बुकर्क के विषय में। तो देखिएगा, अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय था, मतलब भारत में पुर्तगाली बस्तियों का वायसराय बनकर आया था। तो पहला दिया है 1503 में भारत आया था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1503 में भारत आया था, तो जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही है। अल्बुकर्क 1503 में भारत आया था। दूसरा कथन दिया है 1509 में भारत का गवर्नर बनकर आया। देखें, 1509 में अल्बुकर्क जो है गवर्नर बनकर आता है, लेकिन भारत का गवर्नर बनकर नहीं आता है। भारत में पूर्वी या फिर कहें पूर्वी क्षेत्र में पुर्तगालियों के बस्तियों का गवर्नर बनकर के आता है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं भारत में पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर बनकर के ये आता है, क्योंकि संपूर्ण भारत का गवर्नर इसको नहीं बनाया गया था। यहां पर बोल रहे हैं ना भारत का गवर्नर बनकर के आया, तो भारत का गवर्नर बनकर के नहीं आया था, भारत में पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर बनकर के आया था, तो इसको हम लोग गलत ले सकते हैं। अगला दिया है 1510 में गोवा को जीता, बिल्कुल ठीक है। 1515 तक भारत में पुर्तगालियों की स्थिति को सुदृढ़ किया, ठीक। ये जो है 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर रहा। इस समय तक ये लोग जो है कोची हो गया, गोवा हो गया, कुछ एक क्षेत्रों पर जो है इन्होंने अधिकार किया था, छोटे छोटे क्षेत्रों पर। और इससे पहले ये 1503 में भी भारत आ चुका था। तो आपका उत्तर हो जाएगा, दूसरा वाला को हम लोग गलत ले लेंगे क्योंकि गलत ही है ये कथन। तो 1, 3, 4 आपका उत्तर होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। मसाला द्वीप पुंज कहाँ स्थित है? मसाला द्वीप पुंज, इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। भारत के केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मसाला द्वीप पुंज स्थित है। इसको जो है मालुकू द्वीप समूह कहा जाता है, मालुकू द्वीप समूह। यहां पर जो है पुर्तगाल का अधिकार था, और ये जो क्षेत्र है जायफल लौंग के लिए जाना जाता था, जायफल और लौंग के लिए। आगे चल करके जब डच पूर्वी क्षेत्र में आए भारत की ओर, इंडोनेशिया की ओर, तो इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से भगा दिया और खुद इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जायफल और लौंग के लिए यह क्षेत्र जाना जाता था। मसाला द्वीप पुंज अथवा मालुकू द्वीप समूह, इंडोनेशिया। और कौन सा मसाला मिलता था? जायफल और लौंग। अगला क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों के बस्ती गोवा पर आक्रमण किया? तो गोवा को घेर लिया था किन्होंने? डचों ने। तो पुर्तगालियों का बस्ती था गोवा, तो ये हुआ था 1539 में। 1539 में डचों ने गोवा को घेर लिया था। हालांकि उसमें उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन पुर्तगालियों की हालत खराब हो गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, कैप्टन हॉकिंस के संबंध में क्या सही है? कैप्टन हॉकिंस जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत के रूप में भारत आया था मुगल दरबार में, तो इसके विषय में क्या सही है ये आपको बताना है। पहला कथन दिया है, मुगल बादशाह अकबर ने 400 का मनसब प्रदान किया। तो देखो, हॉकिंस को मुगल साम्राज्य द्वारा 400 का मनसब प्रदान किया गया था, लेकिन ये मुगल बादशाह अकबर ने नहीं दिया था, ये जहांगीर ने दिया था, ठीक। तो पहला कथन हो जाएगा गलत। अगला कथन दिया है, आर्मेनियम ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह किया। ये भी बिल्कुल सही है, जहांगीर ने जो है ये विवाह करवाया था। अगला है, 1911 में इसने मुगल दरबार छोड़ दिया। तो ये 1608 में आता है और 1611 तक ये जो है मुगल दरबार में रहता है। तो ये कथन भी ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। तो कथन 2 और 3 सही है, ब। अगला क्वेश्चन दिया है, किन वर्षों में अकबर के निवेदन पर पुर्तगाली मिशन मुगल दरबार पर पहुंचा था? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि किन वर्षों में अकबर के निवेदन पर पुर्तगाली मिशन मुगल दरबार पर पहुंचा था। पुर्तगाली मिशन मतलब कुछ पुर्तगाली पादरी जो है अकबर के दरबार में आए थे और ये अकबर के निवेदन पर आए हुए थे। तो
किन वर्षों में ये लोग पहुंचे थे ये आपको बताना है। तो देखो पहला मिशन आया था 1580 से 1583, दूसरा आया था 1590 से 92, तीसरा 1595 में आया था। और अकबर ने जो है चौथी बार भी निवेदन किया था कि पुर्तगाली पादरी भेजें, ईसाई पादरी भेजे 1601 में, लेकिन इस बार जो है ना पुर्तगालियों ने मना कर दिया। और एकदम से भी मना नहीं किया, बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, अच्छे तरीके से मना कर दिया, या विनम्रता पूर्वक मना कर दिया 1601 में, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस चीज़ को भी। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा सही होगा। तो इन वर्षों को याद रखेंगे, पहला दूसरा तीसरे के वर्षों को, कि इन वर्षों में पुर्तगाली मिशन अकबर के निवेदन पर मुगल दरबार में आए थे। हालांकि इसके अलावा भी जो पुर्तगाली हैं वो मुगल दरबार में आए हुए थे, लेकिन एक मिशन के रूप में इन 3 वर्षों में ये लोग जो है आए हुए थे। और जो पुर्तगाली थे वो चाहते थे कि अकबर जो है ईसाई धर्म अपना ले, और वो पूरा कोशिश करते थे अकबर को एक तरह से बरगलाने में या फिर अकबर को कन्विंस करने में। और इनको लगता था कि अकबर जो है मान जाएगा, ऐसा इनको लगता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अकबर जो है राजनैतिक दृष्टिकोण से पुर्तगालियों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, क्योंकि अकबर को पुर्तगालियों के जो बंदूक हैं, हथियार हैं, उन पे ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक, ये भी ध्यान में रखेंगे। हालांकि अकबर को धर्म में भी काफ़ी रुचि थी, बट यहाँ पर दोनों चीज़ें थी, राजनैतिक ज़्यादा था, ठीक। तो चौथा वाला गलत हो जाएगा। तो 1 मिनट, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। निम्न में से क्या सही है? 2 कथन दिए हैं। पहला कथन दिया है मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए राज्याभिषेक के पश्चात पुर्तगालियों की उपेक्षा की। क्या दिया, क्या है, मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए राज्याभिषेक के पश्चात अंग्रेजों को महत्व दिया। तो यहाँ पर जहांगीर का नाम आना था, माफ़ी चाहूँगा, जहांगीर के विषय में क्या सही है ये होना था ऊपर में। तो यहाँ पर कथन को मैं पूरा कर देता हूँ कि मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए जहांगीर ने राज्याभिषेक के पश्चात पुर्तगालियों की उपेक्षा की। तो यह कथन बिल्कुल सही है। जो मुस्लिम व्यापारी थे और जो मुस्लिम समुदाय था, उनको संतुष्ट करने के लिए जहांगीर जैसे ही सिंहासनारूढ़ होता है ना, सिंहासन पर बैठता है, तो ये जो है पुर्तगालियों की उपेक्षा करना शुरू कर देता है, एकदम इग्नोर करना शुरू कर देता है, ऐसा बिहेव करता है कि वह पुर्तगालियों को जानता ही नहीं है। ये मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए था जहांगीर द्वारा। दूसरा कथन है कि मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए जहांगीर ने राज्याभिषेक के बाद अंग्रेजों को महत्व दिया। तो ये कथन गलत है, अंग्रेजों को उसने कोई भी महत्व नहीं दिया। तो यहाँ पर पहला ही कथन सही होगा, ठीक है, पहला ही कथन सही होगा, दूसरा वाला गलत होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पहला वाला सही है, केवल कथन 1 सही है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन दिया है ब्राजील की खोज के बाद पुर्तगालियों का भारत की ओर ध्यान कम हुआ। ब्राजील की खोज के बाद पुर्तगालियों का भारत की ओर ध्यान कम हुआ, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे ही ब्राजील की खोज हुई ना, तो पुर्तगाली जो है ब्राजील की ओर ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं और भारत की ओर वो कम ध्यान देते हैं। इसीलिए आगे चल करके जब डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, तो पुर्तगाली बस गोवा वगैरह तक सिमट करके रह जाते हैं। अगला दिया है पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण होता था। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण होता था, मतलब कि व्यापारियों को राजा अपने हिसाब से नियंत्रित करता था, ये बोल रहा है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, ठीक, दोनों कथन सही है। तीसरा देख लेते हैं, पुर्तगालियों ने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया, ये भी बिल्कुल सही है। हुगली में यही कर रहे थे ये लोग, इसीलिए शाहजहां जो है इनको भगा देता है वहां से। तो यह तीनों कथन सही होंगे, ध्यान रखना है। ब्राजील की खोज के बाद ये लोग जो है भारत में कम ध्यान देते हैं, कम इंटरेस्ट रह जाता है, ब्राजील में ज़्यादा ध्यान देते हैं। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का बहुत ज़्यादा नियंत्रण था। पुर्तगालियों ने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का हिस्सा बना रखा था, ठीक। तो तीनों कथन सही होंगे, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया है किस देश की व्यापारिक कंपनी का संक्षिप्त नाम VOC, जिसको वॉक भी बोला जाता था, वॉक, तो कौन सी कंपनी थी भाई? तो ये कंपनी थी डचों की। डच कहाँ से आए थे? तो हॉलैंड से। तो हॉलैंड के जो व्यापारी थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके कंपनी का नाम था VOC। तो हॉलैंड इनकी जो भाषा है ना, डच लैंग्वेज, उसमें जो है इसको कुछ बोला जाता है। तो
उसको ध्यान में नहीं रखना है, बस वीओसी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त किस मुगल शाही फरमान का अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों पर बुरा प्रभाव पड़ा? तो आपको बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकतर देखो जितने भी व्यापारिक कंपनियां थी ना, सभी जो है ना भारत के शासकों से फरमान लेना चाहते थे, शाही आदेश लेना चाहते थे, इसके पीछे भागते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान प्राप्त होता है, वो भी मुगलों द्वारा। तो इस शाही फरमान से अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वह शाही फरमान कौन सा था? तो वह शाही फरमान था 1717 का मुगल शाही फरमान। होता क्या है कि 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दूत मंडल, जिसमें डॉक्टर वगैरह भी थे, काफ़ी सारे लोग थे, वो जो है मुगल बादशाह फर्रुखसियर से मिलते हैं। और उस समय मुगल बादशाह फर्रुखसियर जो है ना, उसकी तबीयत खराब होती है। दरअसल उसको शरीर में किसी स्थान पर फोड़ा हुआ होता है, कोई फोड़ा, उससे बड़ा वो परेशान होता है, क्योंकि फोड़ा हुआ होता है तो काफ़ी उसको दर्द होता है। तो जो डॉक्टर होता है इनके साथ, वो जो है सर्जरी वगैरह करके फोड़ा वगैरह को फोड़ देता है, सर्जरी कर देता है, बढ़िया से ठीक ठाक कर देता है। तो उससे जो है फर्रुखसियर को काफ़ी राहत मिलती है और फर्रुखसियर खुश हो जाता है। और उसके बाद फिर वही होता है, राजा बोलता है ना, मांगो जो मांगना है तुमको, इस टाइप से। तो वही वाला सिचुएशन हो जाता है। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दूत मंडल है, ये फिर अपनी मांगे रखता है बादशाह के सामने, और बादशाह जो है इनकी मांगों को सुनता है। तो बादशाह द्वारा शाही फरमान जारी कर दिया जाता है, और इस शाही फरमान के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मात्र 3000 रुपए वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल जाता है। ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि साल में एक बार 3000 रुपए मुगल बादशाह को दे दो और पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करो, मतलब कोई भी टैक्स नहीं देना। जैसे एक होता है ना बुफे होता है, होटलों में होता है ना बुफे, कि आप भाई एक निश्चित राशि दे दो और उसके बाद जितना चाहे उतना खाओ, जो चीज़ खाना है वो चीज़ खाओ अपने हिसाब से। तो बिल्कुल वही है कि 3000 रुपये दो साल में एक बार, और जितना चाहे उतना टैक्स फ्री व्यापार करो। तो इससे क्या हुआ कि जो दूसरे व्यापारिक कंपनियां थी ना, उनको काफ़ी नुकसान होने लगा, क्योंकि इनको भाई कहीं पर भी टैक्स नहीं देना होता था। तो इनका जो सामान है वो सस्ते में वो होता था, क्योंकि ये लोग भारत से सामान खरीदते थे उस समय। तो अंग्रेज जो है भारत से सामान सस्ते में बाहर भेजते थे अपने देश में, क्योंकि इनको कोई टैक्स देना नहीं होता था। वहीं अगर जो डच हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं और दूसरे जो भी व्यापारिक कंपनियां हैं, या फिर जो भारतीय व्यापारी हैं, उनको जो है कर देना होता था। तो उनका सामान जो है अगर मान लो बाहर भी जाता था तो टैक्स लगता था, तो थोड़ा सा महंगा होता था, या यहीं पर भी बिकता था तो टैक्स लगता था, तो महंगा होता था। तो इनका जो है टैक्स नहीं लगता था, तो इससे जो है इनके व्यापार को काफ़ी बूस्ट मिला, और बाकी दूसरे व्यापारिक कंपनियों को इससे काफ़ी घाटा होने लगा। इसके अलावा इनको जो है ना सूरत में भी टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार मिल गया, लेकिन सूरत के लिए जो है 10,000 रुपये बोला गया कि 10,000 रुपये साल में दो और सूरत में टैक्स फ्री व्यापार करो। देखो सूरत एक सिटी था, हालांकि अच्छा खासा बड़ा व्यापारिक सिटी था, लेकिन उसके लिए 10,000 रुपये। और इधर देखो बंगाल, पूरे प्रांत को भी, एक बंगाल नहीं, बंगाल में बिहार, उड़ीसा सब शामिल था, उसको मात्र 3000 रुपये में दे दिया गया। तो ये मतलब अंग्रेजों के लिए बहुत फायदे का सौदा रहा। तो ये जो चीज़ है, ये जो शाही फरमान है, दूसरे व्यापारिक कंपनियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हुआ। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।